आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। याद रखिएगा, आज से हम जो क्लास शुरू कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इतिहास की क्लास शुरू। और इतिहास में जो हम जहां से पढ़ना शुरू करेंगे वो है आपका हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता। इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इसके लिए नाम ठीक है, सिंधु सभ्यता भी ठीक है, या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी जो है इसे कह सकते हैं। कोई समय दिक्कत वाली बात जो है इसमें नहीं है। तो इतिहासकार इसे अन्य अन्य नामों से पुकारते हैं। जिन तीन पर जो है उनके मत सही हैं या मान्य हैं, वो तीन यही नाम है। तो कभी भी सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात करें या सिंधु सभ्यता की बात करें या हड़प्पा सभ्यता की बात करें, तो याद रखिएगा ये इसी काल यानी कि 3300 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के समय की जो है ये बात हो रही है। लगभग 800-900 साल जो है उसकी बात जो है यहाँ पर हो रही है। तो ये याद रखिएगा। देखिए, इतिहास की क्लास हम आज से शुरू कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपके इतिहास में, तो देखो इतिहास को 2-3 तरह में कह सकते हैं। जो इतिहास है उसे हम बांटते हैं। एक होता है आपका प्रागैतिहासिक काल, मतलब अगर इतिहास को अलग अलग कालों में बांटें तो एक है आपका प्रागैतिहासिक काल, एक है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और जो तीसरा होता है इसे कहते हैं हम ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम ऐतिहासिक काल। तो ये आपको याद रखना है। देखो, प्रागैतिहासिक काल वो समय है जहां पर किसी भी प्रकार की लिपि मौजूद ही नहीं थी। ये वो समय है जहां पर किसी भी प्रकार की जो लिपि है वो उसका अस्तित्व नहीं था, है ना। किसी भी प्रकार की लिपि का अस्तित्व नहीं था। मतलब यह है पुरा पाषाण काल के समय की बात, या आप मध्य पाषाण काल के समय की बात जो है हम प्रागैतिहासिक काल में कर रहे हैं। हम इस क्लास को जो प्रागैतिहासिक काल जो है, यानी कि कहूं मैं पुरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि उसके क्वेश्चन भी कम ही आते हैं। मतलब बाई चांस कभी एक आध क्वेश्चन आ जाए तो बात अलग है। उसको जो है हम एक बेटर वे है उसे पढ़ने का, वो मुझे लगता है एक ऑब्जेक्टिव जो बेटर वे उसका ज़्यादा ठीक है। तो उसके लिए हम एक क्लास के लास्ट में जब ये खत्म करेंगे तब नव पाषाण जो पुरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल से रिलेटेड जो फैक्ट है या जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हम लेकर इसे हम वहां पर कंप्लीट कर लेंगे, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं आद्य ऐतिहासिक काल की बात करूं तो आद्य ऐतिहासिक काल वो समय काल है जहां पर लिपि का अस्तित्व तो है। जो लिपि मतलब जैसे मैं ये जो लिख रहा हूं ये देवनागरी लिपि में लिख रहा हूं, लिख में हिंदी रहा हूं, ठीक है। अगर इसी में कुछ और भाषा इसी लिपि में लिखूं तो वो देवनागरी लिपि है। इसी प्रकार जो लिपि है, जिन लिपियों का अस्तित्व तो है लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं गया है, इन्हें पढ़ा नहीं गया है, वो क्या है? वो है आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे कि सिंधु सभ्यता में लिपि का अस्तित्व है, लिपि मौजूद है, लेकिन वो लिपि पढ़ी नहीं गई है, इसलिए हम उसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। वहीं अगर मैं ऐतिहासिक काल की बात करूं तो वैदिक काल से जो प्रारंभ है उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल, क्योंकि यहां पर लिपि का अस्तित्व तो है और साथ में अच्छी बात यह भी है इसके लिए कि इस लिपि को पढ़ा भी गया है ना। तो ये क्या है? ये है आपका ऐतिहासिक काल।
ठीक है, इतिहास को इन 3 कालों में डिवाइड करते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं ये है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि नवपाषाण काल। किसका? नवपाषाण काल का। ठीक है, यहां पर जो लिपि है ये चित्रात्मक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम हड़प्पा सभ्यता को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपने लिख ली होंगी, क्योंकि इन्हें मैं यहां से अब रब कर रहा हूं, यानी कि मिटा रहा हूं। ठीक है, देखो हड़प्पा सभ्यता जो है ये हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है, हमारे लिए एक गौरव की बात है। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले, इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चित्रों को, कुछ लोकेशंस को दिखाना चाहता हूं, जिससे होगा ये कि जब भी मैं किसी भी एक स्थान का नाम लूंगा या किसी भी तरह की कोई ऐसी, जैसे कहीं मैं पोट्री यानी बर्तन की बात करूं या कहीं मोहरों की बात करूं, तो आपके मन में ये विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ इस तरह की मोहरों की बात हो रही है, इस तरह की लोकेशंस की बात हो रही है, इस तरह की सभ्यता या वहां रहने वाले इस तरह के लोगों की बात जो है ये हो रही है। तो अभी जब हम शुरू करेंगे तो इन सब चीजों के बारे में देखेंगे, है ना, क्या क्या होता है। तो पहले एक बार मैं उन सब चीजों को दिखा देता हूं, उसके बाद से हम इसे प्रॉपर जो है इसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोकेशंस देख लेते हैं, कौन सी लोकेशन कहां पर है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के समय जो आपके स्थान थे, क्योंकि एक एक करके हम स्थान के बारे में भी देखेंगे, कौन सा स्थान कहां पर है ना, और उनकी लोकेशन हम पहले देख लेंगे। तो जब भी आप इसे पढ़ेंगे या अभी जब आप आगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होता रहेगा, अच्छा उस स्थान की बात हो रही है, उस स्थान की बात हो रही है, ये सब चीजें। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो देखो पहली बात तो याद रखिएगा, ये है आपका मांडा। ठीक है, ये है आपका राखीगढ़ी, ध्यान रखना। ये है मिताथल, ये है बनावली, ये वाला हिस्सा है कालीबंगन, ये। ठीक है, इसके अलावा ये हिस्सा है लोथल, यहां पर बात हो रही है रंगपुर की। ये वाला है नागेश्वर, ये वाला हिस्सा है धौलावीरा, ये है चन्हूदड़ो, कोट दीजी, ये है मोहन जोदड़ो। ठीक है, ये है आमरी, ये है बालाकोट, ये है सुतकांगे डोर। यहां पर इतने ही हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे कुछ और है, जैसे इसकी मैं बात करूं, अगर मैं दोबारा बोलूं तो जैसे ये मैंने मांडा बताया था, ये रोपड़ बताया था, है ना, ये लखीम बाला है, लखमीर बाला। ठीक है, ये है बनावली, ये है राखीगढ़ी, ये है मिथाथल, कालीबंगन, हड़प्पा। ठीक है, क्योंकि ये भारत ये है ना, और ये आज के पाकिस्तान में आपका हड़प्पा। ठीक है, ये है चापूवाला, ये है बेनीवाल, ये है पथानी टॉम, ये है नौसारो। ठीक है, ये है मोहन जोदड़ो। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, ये है मोहन जोदड़ो, याद रखना। इसी के जस्ट नीचे है आपका कोट दीजी। इसके अलावा है ये है आपका चन्हूदड़ो। ठीक है, ये है आपका बालाकोट। चन्हूदड़ो के नीचे साइड में, मतलब पश्चिम की ओर नीचे दक्षिण पश्चिम में आपका है आमरी। ठीक है, इन सबके नीचे अल्हादीनो यहां पर है। ठीक है, धौलावीरा ये है रण के कक्ष में। ठीक है, यहां पर है सुरकोटदा, याद रखना। ये है आपका कुंतसी, ये है लोथल, ये है सोमनाथ। ठीक है, यहीं पर हमने थोड़ी देर पहले यहां पर देखा था रंगपुर। ठीक है, यहां पर अगर हम देखेंगे ना, ये वाला जो हिस्सा महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है, यहां पर है दैमाबाद। क्या है, यहां पर जो स्थान है ये है आपका दैमाबाद। तो ये याद रखिएगा, ये है आपका सुतकांगे, मतलब ये है सुतकांगे डोर, यहां पर सबसे पश्चिमी है ना। सोतका को यहां पर है, ये मुंडिगाक है। ये शब्द आपके अभी जब हम पढ़ेंगे तो ये सारे स्थान आपके जब हम पढ़ेंगे तो आएंगे। अच्छे से इसने देख लेना कि कौन सा कहां पर है। ये है आपका सोरतीगुई, कहां पर है, ये है सोरतीगुई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये है काबुल रिवर, याद रखिएगा। ये है इंडस रिवर, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। ठीक है, ये है ब्यास। ठीक है, ये गंगड़, घग्गर, जो कि पुरानी सरस्वती, प्राचीन सरस्वती, इसकी पहचान प्राचीन सरस्वती से की गई है, जिसे आज हम घग्गर के नाम से जानते हैं। ठीक है, साथ में याद रखिएगा ये है आपकी यमुना। ठीक, समझ गए ना इतना। हाँ, ये रन ऑफ कच्छ है। चलो, इतनी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से इन्हें देख लिया होगा। दैमाबाद याद रखना, कहां बताया था, यहां। कहां पर, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। यह है मैप और इसकी लोकेशन। अब आगे चलते हैं। यह क्या है, ये आपका हड़प्पा में सबसे पहले देखा गया वो माउंट या टीला है ना। ये
जो दिख रहा है अभी इतना, देखो ये ईंटों से बना हुआ है, ये टीला है, ठीक है। इसे थोड़े और ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखते हैं जिससे कि पता चले एक्चुअल में जगह कैसी थी जो हड़प्पा सभ्यता जो लोगों ने देखी थी या लोगों ने जो खोजी थी वो, ठीक है। ये देखो जिस माउंट को मैंने अभी दिखाया वो ये है, जो टीला मैंने दिखाया था वो ये है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये जो है ये गलियां वगैरह हैं। अगर आपने यहां पर ध्यान से देखा तो ये विशाल स्नानागार है। क्या है? ये है विशाल स्नानागार। लोग यहां रहते थे, है ना। ये पूरी एक बस्ती सी है, जैसे ये दीवाल है ना, यहां से गए, ये गली है, इसमें घुस गए, है ना। तो ये उनकी पूरी संरचना है उस समय के हड़प्पा की, या मैं कहूं आपके सिंधु सभ्यता की, ठीक है। ऑलमोस्ट सॉरी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इनकी क्या है, उनकी संरचना लगभग ऐसी थी। देखो ये खुदाई के बाद प्राप्त हुए साक्ष्य हैं। अगर इमेजिन करें कि किस तरह के जो किस तरह से ये बनाया गया होगा, किस तरह से लोग वहां रह रहे होंगे, तो उसे हम इस तरह से देख सकते हैं। ये इमेजिनेशन है जो साक्ष्य मिले हैं उसके हिसाब से कि सिंधु सभ्यता में एक्चुअल में किस तरह के घर होंगे। इनके कहने का मतलब है ये क्या है, ये सड़कें हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, ठीक है। यहां पर ये 2 मंजिला हुआ करते थे, 2 स्टोरी, कहीं भी आप पढ़ेंगे, कई बार एग्जाम में आता है। ये 2 मंजिला हुआ करते थे, एक मंजिल ये है और यहां सीढ़ियों से जाके आप दूसरे माले पर यहां जा सकते हैं। इन्हीं घरों के अंदर कुएं मिलते थे जो कि ये आप देख रहे हैं, ठीक है। यहां ये क्या है, ये जो घर हैं इन्हीं के पास में शौचालय हुआ करता था, वेस्टर्न टाइप का ही, है ना, जो आजकल वेस्टर्न में ना बैठ के वो वाला, ठीक है। ये इधर है, ठीक। ये है आपका रहने वाने का और ये छत, ठीक है। ये एक्चुअली में इमेजिन किया है कि इस तरह के घर जो है तब के लोगों ने अपने लिए बनाए होंगे, जो कि साक्ष्यों के तौर पर जो है इमेजिन किया गया है, ठीक है। कुएं और शौचालय, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। नालियां वगैरह ढकी रहती थी, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, पर बस पहले एक बार आपको सिंधु सभ्यता के इमेजिनरी दर्शन कराना चाहता हूं कि सिंधु सभ्यता लगभग उस समय किस तरह की रही होगी। आज से 5000 6000 साल पहले कितनी उन्नत सभ्यता थी वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये लोथल का सीन है ना। जब मैं कहूंगा पहला बंदरगाह, तब आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में आज के बंदरगाह क्या है और उस समय बंदरगाह कैसे थे, कैसे जो है विभेद करें यार कि बंदरगाह क्या थे उस समय, कैसे बंदरगाह होंगे। आज के टाइम के हम बंदरगाह हम अलग तरह से देखते हैं, आप मूवी फिल्मों में अलग अलग तरह के, उस समय के अलग तरह के थे, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे ये नदी है, इसी नदी से जो है एक बंदरगाह इस तरह का बनाया जाता था। ये लोथल का है ना, इमेजिनेशन है, पेंटिंग है कि जो साक्ष्य हैं उस हिसाब से किस तरह से लोग रह रहे होंगे, है ना। ये उनकी पूरी बस्ती है, ये बंदरगाह है, यहाँ पर जहाज या कश्तियां वगैरह जो है उतरती थी और यहीं से जो है वापस जाती थी। जैसे ये आप जाते हुए देख रहे हैं, ये यहाँ जा रहे हैं, ये यहाँ जा रहे हैं, ये अंदर आ गए, यहाँ पर आए, व्यापारी सामान लेके आए, उतारा, बेचे, गए और फिर वापस चले गए। ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो याद रखिएगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे, आगे क्या है आप लोगों के लिए, आगे है आप लोगों के लिए ये, जब भी मैं मोहरे कहूंगा और मैं कहूंगा उस पर अंकित हैं कुछ जानवर जो दंकित देखने को मिले हैं, तो याद रखना इस प्रकार से अंकित किए गए हैं, जानवर हैं, है ना, ये दंड वगैरह, और जो लिपि है वो ये है। अगर मैं ये कहूं कि जो सिक्का, जो मोहरे मिली हैं उस पर सिंधु सभ्यता में कुछ लिखा हुआ है, तो याद रखना कुछ इस प्रकार के अक्षर वहां बने होंगे, जो भी जो मिली हैं मोहरे उन पर बने हुए हैं, और इससे पता चलता है। और ये जो अक्षर आपके बने हैं ये चित्रात्मक है, क्या है, चित्रात्मक है, इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ये क्या है, ये है बर्तन। जब भी बात की जाएगी बर्तन, बर्तन पर किस तरह की चीजें अंकित हैं, बनी हैं, तो जैसे जानवर है, ठीक है, किस रंग का है, काला जो रंग है इसका इस पर प्रयोग किया गया है, लाल रंग का इस पर प्रयोग किया गया है, लाल रंग का है, जानवर इस पर बनाए गए हैं, पेड़ पत्ते जो हैं ये भी कई बार इस पर दिखे हैं, सूरज जैसी चीजें भी जो है पोट्री पर बनाई गई हैं। ये सब चीजें जब भी मैं बताऊंगा तो आपको जो है इमेजिन करना, क्योंकि मैंने आपको दिखाया है तो आपको याद रखना चाहिए कि इस तरह की चीजें हैं। वहीं कुछ और, जैसे वो लाल है, कई सफेद भी हैं, जैसे काले मतलब काले श्वेत मृदभांड टाइप के, मृदभांड का मतलब होता है बर्तन, याद रखना, पोट्री मृदभांड मतलब बर्तन, ठीक है, इस तरह के हैं। साथ में जैसे ये जानवर है, ठीक है, ये जानवर है, ये मछली है, सूर्य है, और ये है ज्यामिति प्रकार की, क्या है, ये है ज्यामिति प्रकार की आकृति जो यहां पर बनी है। ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री, ठीक है, ये ज्योमेट्री कहने का मतलब इतना। तो जब भी अगर ज्योमेट्री वगैरह शब्द कहीं आए तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए इसके आगे
हाँ, अब देखो, अगर जो सिंधु सभ्यता है उसके समकालीन सभ्यताएं और उनकी लोकेशन क्या है, देखो यह है अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, किसने खोज की, क्या खोज की, सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके समकालीन एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, और जिसकी लोकेशन ये है ना, ये कहां पर है, ये आज का जो अरब क्षेत्र है इसके ऊपर वाला, ये है आपका ईरान और इराक। ये इराक के पास वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो आप होर्मुज संधि आपने पढ़ी होगी ना, ये वाला जो हिस्सा है ये है मेसोपोटामिया। अगर आपसे मेसोपोटामिया कहा जाए कि उस समय के साक्ष्य मेसोपोटामिया में या सिंधु सभ्यता की मोहरें मेसोपोटामिया में मिली हैं, तो याद रखना आज के अरब क्षेत्र का ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये मेसोपोटामिया है। वहीं मिस्र की सभ्यता की बात की जाए तो ये मध्य जो मेडिटेरियन सी है उसके नीचे ये जो इजिप्ट है, ये वाला जो है ये है मिस्र सभ्यता। ये इसकी समकालीन सभ्यता है और ये उनकी लोकेशन है, ठीक है। ये है मिस्र और ये है मेसोपोटामिया। मैप आपने देखे ही हैं तो दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, समझ गए ना। चलो अब हम अपना जो सिंधु सभ्यता है उसे शुरू करते हैं। जो भी शब्द आएंगे, जो भी लोकेशंस आएंगी मैंने आपको बता दी हैं, आपने देख ली हैं, है ना। कोई भी दिक्कत होगी तो आप वहां पर वापस से जाके देख सकते हैं, है ना, टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए क्या शुरू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु या सिंधु सरस्वती सभ्यता, या सिंधु सरस्वती सभ्यता। पहले इनके नाम को देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। देखो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो साक्ष्य है वो सबसे पहला साक्ष्य हड़प्पा में ही मिला था। हड़प्पा लोकेशन मैंने दिखाई थी कहां पर है ना। सबसे पहला साक्ष्य इसका हड़प्पा में मिला था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो सभ्यता है ये इसके जो उन्नत नगर हैं वो सिंधु नदी के किनारे ही मिले हैं, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता जो सिंधु नदी है उसी की वजह से जो है इसका पालन पोषण हुआ है, उसी की वजह से ये विकसित हुई। सिंधु सरस्वती सभ्यता जो नाम है ये सबसे बाद में आया है। क्यों, क्योंकि बाद में जैसे जैसे, क्योंकि सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता ये पहले नाम दिए गए, पर स्वतंत्रता के बाद जब और खुदाई हुई, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में जब और ज्यादा जो स्थान संज्ञान में आए, देखने में आए, तब इतिहासकारों ने कहा कि इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना ज्यादा उचित है। सरस्वती मैंने नदी बताई, घग्गर, जिसे प्राचीन जो है सरस्वती नदी कहते हैं, लोकेशन में मैंने दिखाया था। कहते हैं कि इनके बीच में सबसे अधिक जो है नगरों का विकास हुआ है, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना उचित है, इसलिए जो है इनके नाम ये रखे हैं। मान्यता के अनुसार या इतिहासकारों में मान्य जो सबसे प्रचलित जो मान्यता है, इसके समय काल को लेकर सबसे मान्य जो है वो है 3300 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। इन्होंने कहा था 3300 ईसा पूर्व जो है यहां से जो सिंधु सभ्यता है ये स्टार्ट हुई है ना, इसका पूर्व काल है, और जो 2500 है वो अंतिम समय है। मतलब ये लगभग जो 800 वर्ष है, इसमें जो लास्ट वाला है जहां पर इसका पतन होना धीरे धीरे शुरू हुआ, ये पूरब की ओर जो है धकेली गई या पूरब की ओर बढ़नी शुरू हुई, ये 2500 ईसा पूर्व के लगभग। और जब ये स्टार्ट हुई है, उन्नत होना शुरू हुई है, पूर्व का समय था इसका वो है 3300 ईसा पूर्व के समय का, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो अगर हम इसकी बात करें सिंधु सभ्यता के विस्तार की, तो विस्तार के लिए तो मैंने मैप आपको दिखाया ही है ना, इसका विस्तार कहां पर था, ठीक है। देखो उत्तर में मांडा है ना, पश्चिम में सुतकांगेडोर, याद हो, उत्तर प्रदेश में एक जगह है आलमगीरपुर, ये है इसका पूरब का। दैमाबाद मैंने आपको दिखाया था, वो क्या है, वो है आपका सबसे अंतिम समय, ठीक है। एक बार और दिखा दूं अगर आपको दिक्कत ना हो तो, जैसे कि मैंने ये बताया था, ये है, ठीक है। देखो ये है मांडा, ये इसका विस्तार है, कितने समय कितने हिस्से में ये थी, ये है इसका सबसे उत्तरी भाग, क्या है, ये है सबसे उत्तरी भाग। इसका जो सबसे दक्षिणी भाग है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आलमगीरपुर, लगभग यहां पर है ना, ये यमुना गंगा, ये सॉरी समथिंग यहां है ना, ये क्या है, यहां पर है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है ये आज के मेरठ में, ठीक है। इसका सबसे दक्षिणतम है, यहां पर मैं लिख दूं आलमगीरपुर, आलमगीरपुर है ना, मेरठ के पास में। सबसे पूर्वी भाग इसका, सबसे दक्षिणी भाग है आपका दैमाबाद, क्या है, सबसे दक्षिणी भाग है आपका दैमाबाद, ठीक है। सबसे
पूर्वी भाग है इसका सूतकांगेडोर, ये क्या है, सूतकांगेडोर, और सबसे पूर्वी भाग है इसका ये। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये सबसे पूर्वी भाग है और ये हिस्सा इसी में आता है, ठीक है। सॉरी, अगर मैं इसका पूरा वो देखूं तो ये कुछ यूं है ना। ये जो समय काल है, ये जो हिस्सा है, ये क्या है, ये सिंधु सभ्यता का, ये सिंधु सभ्यता का विस्तार है। कई बार आपसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसे मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि फिर आपको मैप देखने में दिक्कत होगी, ठीक है। चलो, है ना। अब बात करते हैं इसकी खोज की। सबसे पहले किसने देखा ये सिंधु सभ्यता है ना। सबसे पहले किसने देखा ये सिंधु सभ्यता है, तो याद रखिएगा 1826 में। कब? 1826 में चार्ल्स मेसन ने, किसने? चार्ल्स मेसन ने जो है सबसे पहले सर्वप्रथम टीले को देखा था। टीले को देखा था। टीला कौन सा? जो मैंने आपको दिखाया था, ये। इस टीलों का सबसे पहले उन्होंने देखा, बाद में फिर कनिंघम वगैरह और बाकी के लोगों ने भी देखा। इन्हें लगा कि ये कोई पहले पुराना महल होगा। बाद में जाके इन्हें पता चला, जब जो है लाइन बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहां ईंटों की जरूरत जो है वो पड़ी। तो यहां से लोगों ने ईंटें, जो अंग्रेज थे उन्होंने ईंटें निकालना शुरू की। निकालते निकालते ही पता चला कि एक पूरी सभ्यता जो है वो इसके नीचे दफन है। धीरे धीरे खुदाई हुई, तब जाके पता चला कि ये जो ऊपरी हिस्सा है, ये इसका ऊपरी हिस्सा है जहां उच्चतर वर्ग के लोग रहते थे, और ये जो है ये इसका निचला हिस्सा है जहां पर आम नागरिक रहते थे, ठीक है। इसी को खोदते हुए पता चला कि यहाँ विशाल स्नानागार भी है, और ठीक इसी तरह से अन्य स्थानों पर भी जो सभ्यताओं के अन्य स्थान हैं उन वे भी संज्ञान में आए थे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर जो आगे हम बात करते हैं, अब आगे हम बात करते हैं आवास व्यवस्था की। जो सिंधु सभ्यता है उसकी आवास व्यवस्था कैसी थी, वहां लोग किस प्रकार रहते थे, ठीक है। तो आगे हो जाएगा आपका आवास व्यवस्था। आवास व्यवस्था में देखो, मैं पॉइंट में लिखाऊंगा, समझा मैं आपको रहा हूं, पर पॉइंट में इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा लिखना ना पड़े। पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट है आप उसे लिख लें, और जो है आपके रिवीजन करने में आपके नोट्स जो है वो बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, ठीक है। चलो, आवास व्यवस्था में सबसे पहली बात आपको याद रखना है, जो आवास है किस तरह का था। तो याद रखिएगा 2 मंजिला जो है घरों की बनावट थी। 2 मंजिला घर देखने को मिलते हैं, ठीक है। घरों में ही जो है कुएं देखने को मिलते हैं, ठीक है। शौचालय घरों में ही थे, घरों में ही शौचालय थे। मैंने इमेजिनरी जो इमेजिनरी आपको इमेज दिखाई थी, जो कि ये है, ये आपने देखी, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको, ठीक। क्या 2 मंजिला हैं, कुएं घर में ही हैं, शौचालय हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको यहां पर याद रखना है कि जो नालियां थी, है ना, जो बाहर जल, चूंकि कुएं हैं घर में, है ना, शौचालय घर में है, तो जो जल प्रबंधन की व्यवस्था है वो उन्नत है। मैं लिख देता हूं यहां, ठीक है। क्या है? जल प्रबंधन की व्यवस्था, जल प्रबंधन की व्यवस्था उन्नत थी, ठीक है। क्या था? जो नालियां हैं ये ढकी हुई थी, जो नालियां हैं ये ढकी हुई थी। जैसे आज आप घर के बराबर में देखते हैं ना, नाली खुली हुई है, पानी बह रहा है, उसमें कुछ और भी बह रहा है, तो आप ऊपर से देख रहे हैं, अच्छा ये भी चीज बह रही है ना। तो वो क्या, वो आपसे ऊपर से देख सकते हैं। लेकिन वहां पर जब सिंधु सभ्यता की बात हो रही है, तो जो नाली थी वो ऊपर से ढकी हुई थी, आप ये देख नहीं सकते कि उसमें क्या बह गया, है ना। तो ये क्या है, ये ऊपर से ढकी हुई थी, ठीक है। साथ में आपको इसी में याद रखना है कि जो आपका जो जल प्रबंधन है ना, इसे चूंकि एक पूरी नाली थी, है ना, तो अब ऐसा भी हो सकता है ना, कहीं पर जो है जब इतनी बड़ी नाली है तो कहीं कुछ फंस गया तो पानी निकल रहा है, तो इसके अलावा बीच बीच में इसे देखने के लिए होल बने थे। जैसे जिससे ये ढकी हुई थी तो कुछ दूरी पर एक होल था, जिसे उठा के देख सकते हो कि अच्छा क्या है, फिर उसे ढक दो, फिर आगे कुछ उठा के देख लो, फिर देखो क्या अच्छा यहाँ नहीं फंस रहा तो ढक दो। इस टाइप से जो है इसके ऊपर जांचने के लिए, ताकि पानी वानी भर जाए, उसके लिए होल वगैरह बने हुए थे, ढक्कन वगैरह जिसे कह सकते हैं, आप खोल के देख सकते हैं और बंद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको यहां पर याद रखना है सड़कें। क्या रखनी है? सड़कें। ये किस पद्धति पर थी?
सड़कें जब भी बात की जाती है आपकी सिंधु सभ्यता की, तो स्वच्छता के मामले में, है ना, सड़कों के मामले में कहा जाता है कि आज जो हम है इससे भी कहीं उन्नत थे हम तब जब सिंधु सभ्यता की बात होती है। तो इस समय जो सड़कें थी ये क्या थी, ये समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। किस पर? समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। ठीक है, इसे बोलते हैं ग्रिड पद्धति। क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है ग्रिड पद्धति। मतलब इनके कहने का मतलब यह है कि जो सिंधु सभ्यता की सड़कें थी वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। मतलब सारी जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो घर थे इनमें जो द्वार और जो खिड़कियां हैं, है ना, जो द्वार और खिड़कियां हैं ये सड़क के पिछले भाग पर खुलती थी। मतलब कहने का ये है कि जैसे ये सड़क है, जैसे मैंने उसमें देखा था, है ना, और दिखाया था, और ये इससे सटा हुआ घर है, तो इसका जो गेट है और इसकी जो खिड़कियां हैं वो इस ओर है, ना कि इस ओर। ये सड़क है, इसके गेट इस ओर है, इसमें जो खिड़कियां हैं वो भी पीछे की ओर है, सामने नहीं है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है ये स्टेटमेंट। तो याद रखिएगा, जो द्वार व खिड़कियां हैं, द्वार व खिड़कियां पीछे की ओर खुलती थी, पीछे की ओर खुलती थी। पर एक बात बताओ, जितनी भी सिंधु सभ्यता में बस्तियां मिली हैं, क्या हर जगह यही था? कोई तो जगह होगी जहां पर जो है इसका अपोजिट भी हो। तो याद रखिएगा, एक ही इसका अपवाद मिलता है और वो है लोथल। इस चीज का एक ही जो है अपवाद देखने को मिलता है और वो क्या है? वो अपवाद, वो स्थान है लोथल। बाकी सब जगह पर जो खिड़कियां हैं या जो गेट है, जो द्वार है, ये सभी जो है सड़क के पिछली ओर या जो घर है उसके पीछे की ओर खुलती थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं आपका ये तो हो गया, अगर इतने हिस्से को देखी जाए तो ये तो होगी उनकी आवास व्यवस्था, वो कैसे रह रहे थे, क्या वहां था, इन सब चीजों को लेके। ठीक है, अगला जो टॉपिक है जो इसी में हम देखेंगे वो है धर्म। जब लोग हैं, रह रहे हैं, तो किसी प्रकार के धर्म को मानते थे या नहीं मानते थे, किस तरह की पूजा करते थे, किन चीजों की पूजा करते थे, इन सब चीजों को देखते हैं। ठीक है, देखो जाहिर सी बात है तब के लोग थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानते थे। ताजबीज वगैरह जो है इन सब की प्राप्ति होती है। साथ में अगर आप देखें, जो साक्ष्यों को देखें, तो याद रखिएगा उनसे पता चलता है कि ये मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी? मातृ देवी की पूजा जो है ये किया करते थे। ये आपको याद रखना है। एक मोहर मिली है जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, आसन लगाए, है ना, जिसके बराबर में कुछ आपका त्रिशूल वगैरह से वहां पर एक जो बैल वगैरह है उसको भी उस जो मोहर है उस पर अंकित किया गया है। इतिहासकारों ने उसकी पहचान पाशुपति शिव से की है। ठीक है, तो याद रखना, इसे मैं लिख देता हूं, पाशुपति शिव, पाशुपति शिव के अंकन वाली मोहर, पाशुपति शिव के अंकन वाली मोहर जो है इसकी प्राप्ति हुई है। लेकिन कहां से यह प्राप्त हुई है? मोहर की प्राप्ति कहां से हुई है? तो याद रखिएगा ये हुई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहां पर है? मैंने आपको मैप में दिखाया था, है ना, कहां पर है एक बार फिर से देख लो। अगर मैं मैप दिखाऊं आपको तो ये रहा, है ना, मोहनजोदड़ो कहां पर है? ये रहा। ठीक है, हड़प्पा कहां पर है? तो याद रखिएगा हड़प्पा है ये। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन दोनों के बीच में बहुत अंतर है, इन बीच की दूरी बहुत है। सबसे पहला जो साक्ष्य है वो हड़प्पा से मिला है, इसलिए इसका नाम हड़प्पा है। ठीक है, चलो, सिंधु नदी कहां पर है? तो देखो, अगर मैं सिंधु नदी की बात करूं तो ये है इंडस सिविलाइजेशन हड़प्पा, और दूसरी अगर जो इंडस सिविलाइजेशन है ये है मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्या है? मोहनजोदड़ो। ये बिल्कुल इंडस रिवर पर ही है, तो ये आपको याद रखना। ठीक, चलो, इसके अलावा आगे हम देखें आगे क्या है इसमें। तो याद रखिएगा, धर्म से संबंधित एक चीज जो इनके जो साक्ष्य हैं, चाहे वो मुद्रा के हों, चाहे वो मूर्तियां मिली हों, चाहे वो बर्तन हो, इन पर जो अंकित हैं उसके अनुसार ये पीपल की पूजा करते थे। ठीक है, याद रखिएगा, एक तरह से प्रकृति की पूजा ये करते थे। ठीक है, किसकी? पीपल की पूजा ये करते थे, नदी की करते थे, मगरमच्छ के पूजा के साक्ष्य भी, मतलब ऐसा माना जाता है कि मगरमच्छ सूर्य
सर्प यानी कि सांप, ईटीसी, इन सब की जो है ये पूजा करते थे, या कहूं मैं इनकी उपासना किया करते थे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो जब भी आएगा तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया धर्म, किसका, सिंधु सभ्यता का, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं कला की। चूंकि जो सभ्यता है ये उन्नत है, उन्नत सभ्यता है, तो तरह तरह के प्रयोग होंगे, है ना। प्रयोग होंगे तो जाहिर सी बात है कला की जो है वो तो बात होगी ही होगी। तो कला में ऐसा क्या है उसे हम देखते हैं, किसकी, सिंधु सभ्यता की कला को लेके। तो देखो कला को लेके जो सबसे पहला जो साक्ष्य मिलता है वो देखने को मिलती हैं मोहरें। वो भी तो एक अपने आप में कला ही है। मोहरें, मोहरें बनी हैं, उन पर अंकन हुआ है, उन पर लिखा गया है, उन पे अलग अलग तरह के चित्र बनाए गए हैं, ये सभी कला में आते हैं। तो क्या है, मोहरें। अच्छा, मोहरों की अगर हम बात करें तो ये किसकी बनी है, तो याद रखिएगा ये बनी है सेल खड़ी की। किसकी, ये जो मोहरें हैं ये बनी है सेल खड़ी की, तो ये आपको याद रखना है। मोहरों जो मोहरें हैं इन पर अंकन, इन पर चित्र मुख्यतः किनका मिलता है, ठीक है। तो मुख्यतः जो चित्र हैं या सामान्यतः जो चित्र हैं या जो आकृतियां हैं ये देखने को मिलती हैं किसकी, तो याद रखिएगा बैल की, ठीक है। एक सींग वाला गैंडा, कौन सा, एक सींग वाले गैंडा यहां देखने को मिलता है। बाघ देखने को मिलता है इनकी मोहरों पर, ठीक है। भैंस इनके मोहरों पर देखने को मिलती है, क्या, बाघ देखने को मिलता है, भैंस देखने को मिलती है, ठीक है। हाथी जो है इसके साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भी हैं पर ये मेन है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कलाकृतियां हैं, जो कला हैं वो कहां मिलती हैं, वो मिलती हैं बर्तनों पर। बर्तन किसमें थे, बर्तन थे आपके लाल व काले मृदभांड। किस तरह के हैं, लाल मिले हैं और काले मिले हैं मृदभांड। और मृदभांड को क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं बर्तन। इन पर क्या है, इन पर पशुओं के डिजाइन बने हैं, पशुओं की आकृतियां बनी हैं, है ना। और मैंने आपको बताया था जब मैं दिखा रहा था कि कुछ ज्यामितीय डिजाइन भी जो है वहां पर देखने को मिलते हैं। किस पर, काले और लाल मृदभांडों पर। मृदभांड मतलब बर्तन पर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गई आपकी धर्म, धर्म के बाद हो गई कला, कला के बाद अब हम देखते हैं लिपि, है ना। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा आपका लिपि। लिपि मतलब जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप देख पा रहे हैं, आप इसे पढ़ पा रहे हैं। अगर मैं कहूं कि मैं क्या लिख रहा हूं तो आप कहेंगे हिंदी। अगर मैं ये कहूं कि ये किस लिपि में है तो आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे ये जो सामने आप लिख रहे हैं ये है देवनागरी लिपि। क्या है, ये जो मैं सामने लिख रहा हूं ये है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में मैं हिंदी लिख रहा हूं। देखो अब वो वाली बात है कि जैसे आप कल आजकल अंग्रेजी में हिंदी लिखते ना, कि कहते हैं कि मैं कहां जा रहा हूं तो मैं कहां जा रहा हूं। ये क्या, ये इंग्लिश है। लिख क्या रहे हो, लिख हिंदी रहे हो। बता क्या रहे हो, बता हिंदी रहे हो। मतलब आप एक तरह से कहूं जो हमारे भाव हैं जो हम हिंदी में प्रकट करते हैं उसे उस भाषा में लिखा जा रहा है और वो लिपि अलग है ना। जो हमारे भाव हैं ये हम हिंदी में लिख रहे हैं लेकिन लिख किस में रहे, देवनागरी में। वहीं अगर मैं यह लिखूं कि अहम गच्छामि, है ना, या आपका मैं कहूं जो है फलम पतति, इस टाइप से लिखूं, ये क्या है, क्या मैं हिंदी लिख रहा हूं, नहीं, मैं संस्कृत लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, संस्कृत। अगर मैं लिखूं सा तो ते, है ना, अहम आवाम वयम, अगर मैं ये सब लिखता हूं ये क्या, ये संस्कृत है। लेकिन लिख किस में रहा हूं, लिपि कौन सी है, लिपि है आपकी देवनागरी। लिपि कौन सी है, लिपि है आपकी देवनागरी। तो ये क्या है, देवनागरी। ठीक इसी तरह से अगर मैं सिंधु सभ्यता की बात करूं तो कौन सी जो है यहां पर लिपि देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा ये लिपि है चित्रात्मक। किस प्रकार की लिपि है, चित्रात्मक। मोहरों पर हमने देखा था कि कहीं इस तरह का कोई शब्द सा बना हुआ है, कहीं इस तरह का कुछ बन गया है, कहीं कुछ इस तरह का बना हुआ है। तो ये क्या है, ये है चित्रात्मक। क्या है, चित्रात्मक। ठीक है।
दूसरी बात मैंने आपको पहले ही बताई है कि ये पढ़ी नहीं गई है अभी तक, ठीक है। टोटल कितने अक्षर हैं इसमें जो अब तक प्राप्त हुए हैं, उसके मुताबिक 600 अक्षर हैं। कितने? उसके मुताबिक अब तक 600 अक्षर हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो चित्रात्मक लिपि होती है, इसे किसी और नाम से भी जानते हैं क्या? जो चित्रात्मक लिपि है, इसे किस और नाम से भी जानते हैं? तो याद रखिएगा, इसे एक नाम और है जिसे बोलते हैं बुस्ट्रोफेडन। क्या है? इसे बुस्ट्रोफेडन भी कहा जाता है, बुस्ट्रोफेडन भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बुस्ट्रोफेडन कहा जाता है। अब देखो, चित्रात्मक है, बुस्ट्रोफेडन क्यों कह रहे हैं? कुछ तो लॉजिक होगा, है ना। लॉजिक नहीं होगा मतलब कोई तो कारण होगा जिसके लिए ये कह रहा है। बुस्ट्रोफेडन जो है ये दाएं से बाएं, सॉरी बाएं, हाँ, दाएं से बाएं, फिर उसके आगे बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसलिए इसे बुस्ट्रोफेडन कहते हैं। मतलब ये जो लिपि है, जो चित्रात्मक लिखी है, ये दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है, जैसे अगर मैं यहां से लिखूं लेफ्ट टू राइट, है ना, सॉरी ये उल्टा हो गया यार, ये ना बाएं से दाएं है और दाएं से बाएं, ठीक। ठीक है, डिजाइन भी आ गया क्या भाई? पहुंच जा जहां था भाई, ठीक है। एक मिनट, होता है कभी कभी, है ना। ये क्या है? ये बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी गई है। जैसे अगर मैं बात करूं अपनी इसकी, जो अभी लिख रहा हूं, ये क्या है? ये लेफ्ट से राइट लिखी जा रही है, यानी कि बाएं से दाएं लिखी जा रही है। जैसे मैं कुछ भी लिख दूं, इस तरह से लिख रहा हूं। अगली लाइन मैं यहां से इस ओर लिखूंगा, जैसे मैं लिख दूं रमेश बाजार जाता है, बाजार से अंगूर खरीद कर लाया, है ना। तो यहां से लिखूंगा रमेश बाजार जाता है और बाजार से अंगूर खरीद कर लाया, कुछ इस प्रकार। तो ये क्या है? इसे बोलते हैं बुस्ट्रोफेडन, यानी कि पहले लेफ्ट टू राइट, उसकी अगली लाइन लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर ये, मतलब इस तरह से, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं और फिर यूं, ठीक है। ये क्या है? ये इसका क्रम है, इसलिए इसे बुस्ट्रोफेडन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए कहते हैं। अगर पूछा जाए क्यों, बच्चों की पूछा नहीं जाएगा, पर आपके दिमाग में रहेगा ये लंबे समय तक, इसलिए जो है मैंने इसे इस तरह से बताया है, ठीक है। अच्छा, अब बात आ गई व्यापार, मतलब देखो आपका क्या हो गया, पहले तो आवास संरचना हमने देख ली, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि भाई धर्म वगैरह ये मानते थे कि नहीं मानते थे, किस प्रकार की चीजें थी। उसके बाद जो हमने देख लिया, वो हमने देख लिया आपका कला में इंटरेस्टेड थे या नहीं थे, उन्नत है तो कला तो होगी, है ना। उसके बाद हमने देखा लिपि वगैरह इनकी कुछ थी या नहीं थी, तो लिपि हमने देख ली। अब हम देखते हैं इनकी बाजार, व्यापार और अर्थव्यवस्थाएं कैसी थी। जो व्यापार और अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके क्या हाल थे, ये हम देखते हैं उस समय के। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि इनका जो व्यापार है ये होता किनके साथ था। व्यापार तो था, पर करेंगे किसके साथ? मैंने दिखाया था आपको सुमेरियन सभ्यता, है ना, और एक दिखाई थी आपको मिस्र सभ्यता। मेसोपोटामिया, सुमेरियन और मिस्र। सुमेरियन वही मेसोपोटामिया के बराबर वाली सभ्यता, इधर की ओर नीचे की ओर थी, वो उस पर थी नहीं तो कोई बात नहीं, पर जो सुमेरियन है ना आपकी, सॉरी जो मेसोपोटामिया है, उसके नीचे जो है ये आपकी देखो मैं बता दूं एक बार को, जैसे ये है ना, ये है मेसोपोटामिया, ये है आपकी मिस्र, है ना, और यहीं पर आपकी सुमेरियन, ठीक है। चलो अच्छा, देखने अगर मैं बात करूं आपका मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता में
जो आपका क्या बोलते थे, मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो को मेलुहा नाम से, मोहनजोदड़ो से मेलुहा नाम से जो है, मेलुहा नाम का जिक्र जो है, का मेलुहा नाम का उल्लेख जो है देखने को मिलता है। और इस मेलुहा की पहचान जो है ये जो है आपका मोहनजोदड़ो से की गई है। किससे? मोहनजोदड़ो से जो है ये इसकी पहचान की गई है। तो ये आपको याद रखना है। किससे? मोहनजोदड़ो से जो है इसकी पहचान की गई है। मेलुहा नाम कहाँ मिलता है देखने को? तो जो सिक्के वगैरह हैं उन पर, है ना, जो मोहरे वगैरह हैं उन पर, सॉरी सिक्के नहीं, मोहरे वगैरह जो हैं उन पर जो है इस सब चीजों का जिक्र जो है देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या है, जो क्योंकि वहां की जो लिपि है वो पढ़ ली गई है ना, तो उसमें मेलुहा नाम का जिक्र है और ये दोनों समकालीन थी, तो मेलुहा की पहचान मोहनजोदड़ो से की गई है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इनके साथ इनका व्यापार था। ठीक है, याद रखिएगा। इसका एक साक्ष्य और जो है ये देते हैं, वो ये कि जो यूनानी है, जो यूनानी है वो कपास, जो यूनानी है वो कपास को क्या कहते हैं? यूनानी जो है ये कपास को कहते हैं आपका सिंधन। क्या कहते हैं? सिंधन, जो कि इतिहासकार मानते हैं निकला है सिंधु से। किससे? जो कि निकला है सिंधु से, यानी कि सिंधु में कपास उत्पादन, कपास उत्पादन। इतिहासकारों का मानना है, जो वो है वो मानते हैं कि जो सिंधु नदी में कपास उत्पादन के कारण कपास को सिंधन कहा जाता है, और सिंधन जो है ये कौन कहते थे? ये यूनानी कहते थे। तो ये आपको याद रखना है। कहते हैं जो सिंधन शब्द है ये सिंधु से ही निकला है, या मैं इसे ऐसे कह दूं कि यूनानी कपास उत्पादन के कारण कपास को सिंधन कहते थे, जो कि सिंधु नदी से निकला है या सिंधु शब्द से निकला है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके आगे मैं बात करूं किस तरह के जो व्यापार है ये विद्यमान थे, तो ये आंतरिक भी थे और बाह्य भी थे। मतलब ये आपस में भी ट्रेड करते थे, साथ में जो दूसरी सभ्यताएं हैं उनके साथ भी ये ट्रेड करते थे। तो जो व्यापार है ये याद रखिएगा, ये आंतरिक एवं बाह्य दोनों था, है ना। जो व्यापार है ये आंतरिक और बाह्य दोनों था। अगर मैं बात करूं, अब एग्जैक्ट बात करते हैं, मतलब मेसोपोटामिया और मिस्र की तो बात हो गई, पर बात की जाए अगर एग्जैक्टली बोला जाए कि कहां से ऐसे साक्ष्य मिले जहां पर ये व्यापार को जो है, ये जो व्यापार है इसे एक तरह से सिद्ध करता है कि यहाँ, या फिर साक्ष्य जो है कहां से देखने को मिलते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें जो बाह्य व्यापार है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं बाह्य व्यापार। ठीक, जो बाह्य व्यापार है ये कहां कहां से होता था, तो याद रखिएगा एक जगह है तिलमुन। कौन सी? तिलमुन, या इसे एक और नाम से कह सकते हैं दिलमुन, है ना, जो कि कहां है? जो कि है बहरीन में। कहां पर? जो कि है बहरीन में। यहां से जो है इसके साक्ष्य मिले। कैसे कह सकते हैं साक्ष्य मिले? तो जो मेसोपोटामिया, जो अपनी सिंधु सभ्यता की मोहरें है ना, वो यहां से मिली हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं कि इनके साथ जो है व्यापार था। एक है माकन, है ना, या आप इसे मगन कह सकते हैं। क्या? माकन, या इसे जो है मगन कहा गया है। ये कहां पर है? ये देखने को मिलता है मकरान तट से। कौन सा? मकरान तट, जो कि है बलूचिस्तान, जो कि कहां पर है? बलूचिस्तान में। यहां से भी क्या है? यहां से भी मोहरें मिली हैं, पर यह हिस्सा उस समय सिंधु सभ्यता में ही था। हम बस बता रहे हैं कि सिंधु और जो मोहनजोदड़ो है इसके अलावा जो व्यापार है वो कहां कहां, या ये अपना व्यापार कहां कहां लेकर जाते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करूं तो एक है आपका मेसोपोटामिया। ये कहां है? ये है इराक। लोकेशन मैंने आपको दिखाई है, कहां है? इराक। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें अनाज कौन कौन से थे इनके पास, मतलब किन किन अनाजों से ये परिचित थे, है ना, किस किस प्रकार के अनाजों से ये परिचित थे, तो याद रखिएगा गेहूं, ठीक है, जौ, बाजरा, ठीक है, चावल, तिल, मटर, सफेद चना, लिख लेना इसे, सफेद चना और कपास। खुद के नोट्स बनाओ, खुद से लिखो, जो मैंने बताया है, जो मैंने नहीं लिखा है उसे भी लिख लेना अगर आपको लगता है कि वो महत्वपूर्ण है तो। ठीक है, ये याद रखिएगा।
आगे आगे हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं, इतना तो वो हो गया कि ये जो है क्या इनका व्यापार था, कैसे इनका जीवन यापन होता था, कला में रुचि थी या नहीं थी, अगर मैं कहूँ कि धर्म वगैरह मानते थे या नहीं मानते थे, कहाँ कहाँ से जो है ये व्यापार करते थे, ये सब चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो अब हम बात कर रहे हैं प्रमुख बस्तियों के बारे में। किसके बारे में? प्रमुख बस्तियों के बारे में, जिसमें सबसे प्रमुख बस्ती जो है वो हम शुरू करेंगे हड़प्पा से, क्योंकि सबसे पहला जो साक्ष्य है वो यहीं से मिला है, तो इसी से शुरू करते हैं। हड़प्पा, वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? जो हड़प्पा है इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? जो वर्तमान स्थिति है ये है आपकी मोंटगोमरी। कौन सी जगह है ये है पाकिस्तान में। आज के पाकिस्तान में है मोंटगोमरी, हड़प्पा। ठीक है, चलिए आगे की बात कर, अच्छा इसके बारे में कुछ और भी बात कर लेते, अभी खत्म नहीं हुआ है ना। देखो हड़प्पा वर्तमान स्थिति है, मोंटगोमरी जो कि है आज के पाकिस्तान में। अगली चीज, क्योंकि यह स्थान पूछ लेता है कौन सा स्थान कहां पर है। ठीक है, इसकी खोज किसने की है? तो याद रखिएगा इसकी खोज की है दयाराम साहनी ने। किसने? इसकी जो खोज है ये की है दयाराम साहनी ने। अगर मैं बात करूं कब? 1921 में। कब? इसके अन्य उत्खननकर्ता, मतलब उत्खनन जो है ये दयाराम साहनी ने, और इनके अलावा अन्य उत्खननकर्ता कौन थे जिन्होंने जो है उत्खनित ये करवाया था? तो याद रखिएगा इसमें जो एक नाम आपको याद रखना है वो है आपके मैरीटाइम व्हीलर। अलग अलग समय में भाई, ठीक। और एक है माधव स्वरूप। ये वो अन्य लोग हैं जिन्होंने जो है मोहनजोदड़ो की हड़प्पा की खुदाई करवाई है। दयाराम साहनी ने करवाई है, उसके अलावा मैरीटाइम व्हीलर ने करवाई है, उसके अलावा माधव स्वरूप ने जो है ये खुदाई करवाई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये रावी नदी के तट पर है। कहां पर? रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर यह स्थित है, तो यह आपको याद रखना है। इसके अलावा यहां से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहां पर एक अन्नागार की प्राप्ति हुई है। मतलब अन्नागार कह सकते हैं आपका वह स्थान जहां पर जो अन्न है, जो फसलें, जो जैसे अन्न जैसे देखे ना, गेहूं, ज्वार, बाजरा, तिल, मटर, इन सबको स्टोर करके जहां रखा जाता था वो था अन्नागार। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां से अन्नागार की प्राप्ति हुई है। ठीक, हमने ये नहीं कहा विशाल अन्नागार, मैं बस ये कह रहा हूं कि अन्नागार की प्राप्ति हुई है। विशाल की हुई है या नहीं ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा एक मूर्ति प्राप्त हुई है नग्न यक्ष की। नग्न यक्ष की जो है मूर्ति प्राप्त हुई है, और जिस मतलब आधी प्राप्त हुई है, जो कि नग्न, मतलब ये नहीं, मतलब यहां कमर से ऊपर का हिस्सा ये जो है ना ये नग्न है, इस पर कुछ पहना नहीं है ना, तो धड़ है ना, इस पर मैं लिख देता हूं जिससे कि दिक्कत ना हो। बलुआ पत्थर का नग्न यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। बलुआ पत्थर का एक धड़ मिला है। क्या मिला है? बलुआ पत्थर का एक धड़ मिला है, मतलब ऊपर कुछ नहीं पहना, तो वो क्या हिस्सा होगा? नग्न हो गया। नग्न यक्ष की मूर्ति जो है देखने को मिली है। याद रखिएगा अगर मैं इमारतों की बात करूं तो, ठीक है, जितनी भी इमारतें हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, यहां आओ भाई, ये अगर जितनी भी आपने ध्यान दिया हो, चाहे ये इमारत है या ये इमारत है, जो भी इमारत है, ये जो टीला है इससे अलग ही मिली है। जो इमारतें बनी है वो इस टीले के क्षेत्र में नहीं बनी है ना, बल्कि इससे इससे अलग बनी है। याद रखिएगा ये जो टीले का क्षेत्र था ना, या क्योंकि उस समय भी समाज में बंटवारा था उच्चतर और आम नागरिकों का, तो कह सकते हैं कि शासक या जो उच्चतर लोग थे वो इस हिस्से में रहते थे। ठीक है, टीले वाले हिस्से में, ये टीले वाला हिस्सा है इसमें, और इसके अलावा ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये आम नागरिकों के लिए था। किसके लिए था? ये आम नागरिकों के लिए था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा जितनी भी इमारतें मिली हैं ये कहां मिली हैं? जितनी भी इमारतें मिली हैं ये मिली हैं आपको टीले के टीले से दूर। मैं इसे लिखता नहीं हूं, बस याद रखना। ठीक है, जो इमारतें हैं ये कहां मिली हैं? तो याद रखिएगा जो इमारतें हैं ये मिली हैं टीले के बाहर। ठीक है, कहां मिली हैं? टीले के बाहर जो है ये इमारतें आपको देखने को मिलती हैं, तो ये याद रखिएगा। ये हो गया एक महत्वपूर्ण शहर। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे की। ठीक है,
देखो दो महत्वपूर्ण शहर जो जब भी नाम आता है आपका हड़प्पा सभ्यता का, तो दो नाम आप जरूर लेते हैं, सॉरी सिंधु सभ्यता का, है ना, या हड़प्पा सभ्यता का, तो दो नाम आप जरूर लेते हैं। एक लेते हैं आप मोहनजोदड़ो और एक लेते हैं हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा हमने कर लिया है। अब जो अगला है ये है आपका मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात की जाए, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मृतकों का टीला। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मृतकों का टीला। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, अगर मैं इसकी वर्तमान स्थिति की बात करूं कि वर्तमान स्थिति इसकी कहां पर है ना, तो वर्तमान स्थिति कहां पर है? तो लरकाना जिला जो पाकिस्तान में है, जो कहां है, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, वो है आपका लरकाना जिला। मतलब अगर प्रांत भी पूछे ना तो याद रखिएगा पाक का मैं लिख देता हूं यहां सिंध प्रांत। सिंध विजय जब हम पढ़ेंगे ना, वैसे सिंध की लोकेशन मैंने आपको बताई है, वो सिंध लोकेशन है ना। एक मध्यकालीन में हम पढ़ेंगे सिंध विजय, है ना, तब हम इस लोकेशन को और डिटेल में देखेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ मोहनजोदड़ो की दिखाई है, सिंध वगैरह ये सब मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप लोकेशन ध्यान रखिएगा, कौन सी लोकेशन हड़प्पा सभ्यता की कौन सी जगह पर है। ठीक है, सिंध प्रांत में है, ये याद रखिएगा। किस नदी के किनारे है? तो मैंने बताया था सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर जो है क्या है, ये स्थित है, ये याद रखिएगा। इसकी खोज, इसकी खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी, किसने? राखल दास बनर्जी द्वारा जो है इसका उत्खनन कराया गया है। क्या कराया गया? इसका उत्खनन कराया गया है इनके द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। अगर उत्खननकर्ता अन्य की बात की जाए, अन्य कौन कौन से इसके साथ अन्य उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता कौन कौन है? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे जॉन मार्शल, मारीटाइम व्हीलर, मारीटाइम व्हीलर। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें इमारतें, देखो हड़प्पा में हमने क्या कहा था, जो हड़प्पा में इमारतें हैं वो मैं लिख दूं क्या? उस पर भी लिख ही देता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा ना। इमारतें टीले के बाहर, है ना। अगर यहां पर मैं बात करूं इमारतें, ये टीले के अंदर देखने को मिलती हैं, टीले के अंदर जो है ये देखने को मिलती हैं। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, याद रखिएगा यहां से महान स्नानागार, क्या है? महान स्नानागार की जो प्राप्ति है वो यहां से हुई है। महान स्नानागार मतलब एक बड़ा स्नानागार जिसे कहा जाता था, मतलब ऐसा माना जाता है कि इस जो स्नानागार है इसका जो प्रयोग है ये तब किया जाता होगा जब सामुदायिक स्नान की बात की जाए, किसी रिचुअल्स के समय पर, किसी प्रकार की परंपरा हो, किसी प्रकार की पूजा हो, उस समय पर इसका प्रयोग किया जाता होगा, जब उत्सव वगैरह बनाना होता होगा तब। ठीक है, महान स्नानागार की प्राप्ति यहां से हुई है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे विशाल अन्नागार, मैंने कहा था कि हड़प्पा से जो है अन्नागार प्राप्त हुआ है, लेकिन सबसे विशाल जो अन्नागार है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। विशाल अन्नागार की प्राप्ति जो है यहां से हुई है, तो ये आपको याद रखना है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है यहां से आपको देखने को मिलती है या फिर प्राप्त हुई है। साथ में हाथी दांत का तराजू, हाथी दांत का तराजू जो है ये भी आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा दाढ़ी, दाढ़ी वाले
पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है। दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है और कपास का बना कपड़ा भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, कपास का बना हुआ कपड़ा, इसीलिए तो कहते हैं कि यूनानी से सिंधन क्यों कहते हैं, सिंधु नदी से ये बना है, सिंधु शब्द से ये बना है। सिंधु नदी के किनारे ही, जस्ट किनारे पर ये मोहनजोदड़ो जो है ये बसा हुआ था और कपास का बना हुआ कपड़ा भी जो है साक्ष्य के रूप में यहां से मिला है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, मोहर की बात करें तो मैंने पहले ही बताया था, मोहर पर योगी की तस्वीर जो है या योगी का चित्रण किया गया है और इसकी पहचान पाशुपति शिव से की गई है। किससे? पाशुपति शिव से जो है इनकी पहचान की गई है, इन योगी की, तो ये आपको याद रखना है। साथ में याद रखिएगा इसी मोहर पर आपका वृषभ, मतलब जो मुद्राएं हैं, जैसे पाशुपति शिव है, इसके पास, इनके पास और जानवर बैठे हुए हैं। एक अभी आपको थोड़ी देर पहले चित्रों में मैंने एक मुद्रा दिखाई थी जिस पर कि बैल बन रहा था, यानी कि वृषभ, तो वृषभ मुद्रा की प्राप्ति हुई है यहीं से। इसके अलावा याद रखिएगा कुबड़ वाले बैल, कुबड़ वाले बैल की प्रसिद्ध, कुबड़ वाले बैल की प्रसिद्ध मुद्रा भी यहीं से आपको प्राप्त हुई है, तो ये आपको याद रखना है। आज जो हम इसके आगे देखेंगे वो कौन सा है, वो हो जाएगा आपका राखी गढ़ी। क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी। एक चीज जो आप सभी को याद रखनी है वो ये कि नोट्स अपने प्रॉपर बनाए रखिएगा, क्योंकि इसमें हम जो भी आपको कराएंगे या जो भी हम इतिहास में कर रहे हैं, इसका एक एक जो आप एक ये कह सकते हैं कि इसका हर एक लाइन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आती है। स्थल, कौन सा स्थल किस राज्य में पड़ता है, कहां से क्या प्राप्त हुआ है, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और उसी को हम यहां पर कर रहे हैं। ठीक, अगर मैं राखी गढ़ी की बात करूं तो वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, तो याद रखिएगा वर्तमान स्थिति, वर्तमान में ये कहां पर है, वर्तमान में है ये हिसार में। कहां पर? वर्तमान में है हिसार में, और हिसार कहां पर है, याद रखिएगा हिसार है हरियाणा में। यहां से क्या प्राप्त हुआ है, तो राखी गढ़ी है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्या प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा यहां से हड़प्पा की सबसे बड़ी बस्ती, हड़प्पा की सबसे बड़ी, जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी सबसे बड़ी बस्ती की खोज हुई है। सबसे बड़ी बस्ती जो है, बस्ती की खोज जो है ये हुई है, और ये जो खोज है ये कब हुई है, तो याद रखिएगा ये जो खोज हुई है ये हुई है 2014 में। 2014 में जब इसकी खोज हुई और इससे पता चला कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो भी बस्तियां रही हैं, चाहे वो मोहनजोदड़ो की ओर पास रही हो, चाहे वो हड़प्पा की ओर पास रही हो, चाहे धौलावीरा, चाहे लोथल, इन सब में सबसे बड़ी बस्ती अगर कोई है तो वो है राखी गढ़ी की। ये याद रखिएगा, किसकी? राखी गढ़ी की, ये याद रखने वाली बात है। ठीक, इसके आगे जो दूसरा स्थल है ये है आपका रोपड़। क्या हो जाएगा? ये है रोपड़। वर्तमान में कहां है, तो याद रखिएगा वर्तमान में पंजाब में ये देखने को मिलता है। कहां मिलता है? वर्तमान में पंजाब में ये देखने को मिलता है। रोपड़ क्यों फेमस है या क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा रोपड़ वह जगह है जहां मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य जो है यहां से देखने को मिले हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, अगला जो स्थल है जो हमारे लिए जानना जरूरी है वो है सुरकोटदा। इन सबको हम मैप पर भी देखेंगे, उस दिन भी देखा था और आज भी देखेंगे। सुरकोटदा की वर्तमान स्थिति क्या है, जो सुरकोटदा है वर्तमान में कहां देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा सुरकोटदा वर्तमान में है कच्छ के क्षेत्र में। कहां? कच्छ, गुजरात के क्षेत्र में यह देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा। क्या क्या आपको यहां से प्राप्त हुआ है, कहां से? सुरकोटदा से। तो अगर मैं सुरकोटदा की बात करूं तो यहां देखो, जैसे आपने देखा होगा हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, है ना, वैसे ही आपने देखा राखी गढ़ी, रोपड़ या बाकी के, इनमें कुछ हैं जो दुर्गीकृत हैं। दुर्गीकृत का मतलब यह है जैसे ये बस्ती है, ये बस्ती में लोग जो है, मान लो ये बस्ती है, ठीक है, इसके चारों ओर दुर्ग का निर्माण, इसके
चारों ओर दुर्ग का निर्माण, वो कहलाता है आपका दुर्गीकरण। क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका दुर्गीकरण। तो याद रखिएगा, यहां जैसे आपने हड़प्पा में देखा था ना, एक ऊपरी बस्ती है या ऊपरी हिस्सा है और निचला हिस्सा है, ठीक है। उसमें ऊपरी हिस्सा दुर्गीकृत होता था, नीचा नहीं है, निचला नहीं है। इसमें दोनों है। इसमें क्या है? इसमें दोनों, ऊपरी और निचला दोनों जो है दुर्गीकृत है। ऊपरी व निचला दोनों दुर्गीकृत हैं। दोनों क्या है? दोनों दुर्गीकृत हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, यहां से घोड़े की अस्थियां, घोड़े की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं। घोड़े की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं, ये याद रखिएगा। यहां से क्या है? यहां से घोड़े की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं, ये याद रखने वाली चीज है, मतलब याद रखने वाला फैक्ट है, ठीक है। इसके अलावा आगे जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये है आपका कालीबंगन। क्या है? ये है आपका कालीबंगन। कालीबंगन जो है ये कहां पर है? ये है आपके वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में है गंगानगर में, ठीक है। और ये कहां है? ये है गुजरात में। गंगानगर, ओह सॉरी, राजस्थान में। गंगानगर कहां पर है? गंगानगर है आपके राजस्थान में। कालीबंगन जो है, यहां से क्या प्राप्त हुआ है? क्या महत्वपूर्ण चीज यहां से मिली है कालीबंगन से? तो याद रखिएगा, जो कालीबंगन है, पहली बात तो यह किस नदी के तट पर है? यह घग्गर नदी के तट पर है। किसके? घग्गर नदी के तट पर यह है, ठीक। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको रखनी है, इसका उत्खनन किसने करवाया था? कई बार पूछ लेता है जो हड़प्पा स्थल हैं उनके उत्खनन के बारे में, ठीक है। जैसे कौन सा, किसने उत्खनित करवाया था, ये सब। तो अगर मैं इसके उत्खनन की बात करूं तो याद रखिएगा बीबी लाल। क्या? बीबी लाल तथा बीके थापर। बीबी लाल तथा बीके थापर, इन दोनों ने जो है इसका उत्खनन करवाया है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यहां पर लकड़ी की नालियां मिली हैं, जो नालियां बनी हैं उनमें लकड़ी का प्रयोग किया गया है, लकड़ी की नालियां, इसके साक्ष्य यहां से देखने को मिले हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, कालीबंगन वो जगह है जहां से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को यहां से मिले हैं। इसके अलावा बात की जाए तो याद रखिएगा 7 अग्निकुंड, 7 अग्निकुंड, यानी कि कह सकते हैं यज्ञ, अनुमान है, यज्ञ का अनुमान है। 7 अग्निकुंड जो है यहां से देखने को मिलते हैं। कहां से? राखीगढ़ी से। कौन सी जगह से? तो याद रखिएगा, सॉरी, कालीबंगन से। कहां से? कालीबंगन से, ये याद रखना है, ठीक। अच्छा, इसके आगे जो अगला महत्वपूर्ण है वो है आपका लोथल। यहीं लिख दूं, आगे लिखता हूं, ठीक है। कौन सा? लोथल। लोथल की वर्तमान स्थिति देखी जाए तो कहां है? लोथल वर्तमान सौराष्ट्र, वर्तमान में क्या है? सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र कहां पर है? सौराष्ट्र है गुजरात में। सौराष्ट्र कहां है? सौराष्ट्र है आपके गुजरात में, ठीक है। अब देखना यह है कि ये किस कौन कौन से क्वेश्चन है जो इससे बन जाते हैं। जैसे किस नदी के तट पर है? तो याद रखिएगा भोगवा नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है, यह याद रखिएगा। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि इसे किसकी उपाधि देते हैं? तो जो लोथल है ना, इसे लघु हड़प्पा या मिनी मोहनजोदड़ो, इसे लघु हड़प्पा व मिनी मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, ठीक। किसे? लोथल को। दूसरा, तीसरी बात याद रखिएगा, यहां से एक युग्म समाधान, मतलब जो सब है उसको जो युग्म में, मतलब महिला और पुरुष, इनको युग्म में जो है दफनाया गया है, उसके साथ यहां से मिलते हैं। कहां से? तो याद रखिएगा लोथल से, ठीक है। याद रखिएगा, इसके साथ साथ प्राचीनतम बंदरगाह का साक्ष्य है, प्राचीनतम
बंदरगाह का साक्ष्य, प्राचीनतम बंदरगाह का साक्ष्य है नाव की आकृति वाली मोहर मिली है। यहां से नाव की आकृति वाली मोहर यहां से देखने को मिलती है, मतलब एक मोहर मिली है जिसकी आकृति नाव की तरह। ठीक, ये याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं आपके लोथल की, तो याद रखिएगा यहां पर एक कारखाना मिला है जिसका नाम है, मतलब मनके का कारखाना। मनके के मतलब कारखाना होगा जिसपे मनके बनाए जाते थे। मनके मैंने दिखाए थे, याद रखिएगा, है ना वो। ठीक, इसके अलावा अग्निकुंड के साक्ष्य यहां से मिले हैं। कहां से मिले हैं? इसके अलावा कालीबंगन के अलावा यहां से अग्नि कुंड के साक्ष्य क्या है? अग्निकुंड के साक्ष्य यहां से मिले हैं, तथा धान के साक्ष्य, जो फसल है धान के साक्ष्य भी यहां से देखने को मिलते हैं। हर एक लाइन आप लोगों के लिए यहां जरूरी है। ठीक है, ये याद रखना। चलो अगला देखते हैं। अगला जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, वो कौन सा है? वो है आपका धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। जो धौलावीरा है ये क्या हुआ है? जो धौलावीरा है इसे कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये याद रखिएगा। अच्छा, धौलावीरा देखा जाए कहां पर है, तो याद रखिएगा जो धौलावीरा है ये भी है आपके गुजरात में। कहां पर है? धौलावीरा जो है ये भी आपके गुजरात में ही है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, धौलावीरा कहां है? ये है वर्तमान स्थिति इसकी देखूं तो ये है गुजरात। कहां पर? वर्तमान जो स्थिति है इसकी ये क्या है? ये है गुजरात, ये याद रखना। धौलावीरा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसे 3 भागों में बांटा गया है। अगर बात की जाए तो ये कितने भागों में, जैसे बस्ती थी 2 भागों में बटी थी, एक निचला एक ऊपरी, ये 3 में बटा हुआ है। कितने में? 3 में। याद रखिएगा 3 भागों में विभाजित। तीन भागों में क्या है? 3 भागों में विभाजित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहां से जो धौलावीरा है, यहां से एक साइन बोर्ड नहीं होता, दुकान के बाहर लगा होता बड़ा सा जिसपे लेख लिखा होता है, वो तो याद रखिएगा साइन बोर्ड की प्राप्ति हुई है। ठीक, एक साइन बोर्ड की प्राप्ति यहां से हुई है, ये याद रखिएगा। ठीक है, स्टेडियम के साक्ष्य, स्टेडियम के साक्ष्य यहां से देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जल संचय और जलाशय के साक्ष्य। कहने का मतलब क्या है? मतलब ये लोग पानी को रिजर्व करते थे, बारिश के पानी को रिजर्व करते थे, उसके साक्ष्य इन्हें यहां देखने को मिले हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। जलाशय के भी साक्ष्य, यहां ये पानी वगैरह स्टोर करते थे। ठीक, और एक बात और, जल संचयन में इनकी तकनीक उस समय सिंधु सभ्यता में सबसे उन्नत थी धौलावीरा की। ठीक, किसकी? धौलावीरा की, याद रखिएगा। यहां पर नदी बांध के साक्ष्य मिले हैं। किसके? जो नदी बांध है इसके साक्ष्य मिले हैं। शैलकृत जलकुंड मिले हैं, शैलकृत जलकुंड यहां देखने को मिले हैं। इसके अलावा जल प्रबंधन के साक्ष्य भी हैं, यानी कि वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन के साक्ष्य जो हैं ये यहां पर देखने को मिले हैं, ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है, एक लाइन मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कह रहा हूं कि नोट्स बनाते रहना साथ के साथ में। ठीक, अगला स्थल कौन सा है? अगला है आपका बनावली। कौन सा? अगला जो स्थल है ये है बनावली। देखा जाए कि वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, तो वर्तमान में इसकी स्थिति है हिसार। क्या है? वर्तमान में इसकी स्थिति है हिसार। और हिसार कहां पर है? तो याद रखिएगा हिसार है हरियाणा में। कहां पर है? हिसार है हरियाणा में। ठीक है, बनावली से क्या मिली है? बनियावली से मिली है अग्नि वेदिकाएं। क्या है? अग्नि वेदिकाएं। ठीक, अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए तो याद रखिएगा जो बनावली है यहां से पाक हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा और पाक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा तीनों के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मतलब है? मतलब जब हड़प्पा सभ्यता थी उससे पहले
हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी, उससे पहले के साक्ष्य हैं, फिर हड़प्पा सभ्यता विकसित हो गई उसके साक्ष्य, फिर हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई उसके बाद के साक्ष्य। तीनों जो चरण है, तीनों चरण के साक्ष्य बनावली से देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या है पाक हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पहले का, पाक हड़प्पा, हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा, तथा उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य जो हैं ये बनावली से देखने को मिलते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा बनावली से क्या मिला है तो याद रखिएगा, बनावली से मिला है आपका हल। कहां लिख दूं, यहां लिख दूं, अच्छा इसी पे लिख देता हूं। ठीक है, मिट्टी का बना हुआ हल, मिट्टी का बना हुआ हल भी जो है यहां से देखने को मिलता है। कहां से, बनावली से। बनावली कहां है, वर्तमान में हिसार, और हिसार कहां है, हिसार है हरियाणा में। ठीक, चलिए अच्छा अगला जो स्थल है, देखिए सभी स्थल मैं आपको करा रहा हूं, मैप पर भी दिखाऊंगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर देखा जाए अगला क्या है, अगला है आपका मांडा। ठीक है, ये कहां पर है, इसकी वर्तमान स्थिति है जम्मू की। कहां पर है, वर्तमान है जम्मू में। याद रखना है सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है ये, सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है ये। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये कहां पर है, ये चिनाब नदी के तट पर है। कहां पर है, चेनाब नदी के तट पर है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा, मांडा। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। इसकी भी लोकेशन हम देखेंगे। ठीक, अच्छा इसके अलावा एक मिनट रुकिएगा, हाँ अगला स्थल कौन सा है तो याद रखिएगा, अगली जो जगह है ये है दैमाबाद। कौन सी, दैमाबाद। जो दैमाबाद है इसके बारे में देखा जाए, ये कहां पर है, ये वर्तमान महाराष्ट्र में है। कहां पर है, वर्तमान में जगह है महाराष्ट्र, वहां पर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है, ये सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल। सिंधु सभ्यता का क्या है, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल या दक्षिणी स्थल या दक्षिणतम बस्ती, दोनों कह सकते हैं, दक्षिणी स्थल या दक्षिणतम बस्ती है दैमाबाद। ठीक, अच्छा इसके आगे याद रखिएगा एक जगह है रोजड़ी। क्या है, रोजड़ी। और ये क्या है तो याद रखिएगा, ये है गुजरात में। कहां पर, ये है गुजरात में, ये याद रखिएगा। रोजड़ी से क्या मिला है तो याद रखिएगा, जो रोजड़ी जो कि गुजरात में है, वहां से मिले हैं हाथी के अवशेष। किसके, यहां से मिले हैं हाथी के अवशेष। हाथी के अवशेष यहां से देखने को मिले हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, अच्छा अगला स्थल रोजड़ी के बाद, तो रोजड़ी के बाद एक अगला स्थल है चन्हू दड़ो। क्या है, यह है आपका चन्हू दड़ो। ठीक है, यह कहां पर है, वर्तमान में पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में भी जगह है बलूच, क्या नाम इसका, सिंध प्रांत। जो सिंध प्रांत है जो कि पाकिस्तान में है, यह है इसकी वर्तमान स्थिति किसकी, चन्हू दड़ो की। किसकी, चन्हू दड़ो की, ये याद रखिएगा। अच्छा अगर बात की जाए आपका तो याद रखिएगा ये क्या है, ये है टीला रहित नगर। मतलब यहां पर किसी भी प्रकार का कोई टीला देखने को नहीं मिला। जैसा आपको मैंने कहा दिखाया था इससे पहले वाली क्लास में, देखा था ना हमने सिंधु सभ्यता और हड़प्पा स्थल में वो एक टीला दिखाया था जिसके साक्ष्य आपको देखने को मिले थे, वो इस तरह का था टीला, है ना। ठीक, मतलब इस टाइप का था ना कुछ,
इस टाइप का टीला था ना, और फिर यहां और पास जगह वगैरह थी, तो ये जो टीला है ये, ठीक, ऐसा टीला चनहूरों में देखने को नहीं मिला, ठीक। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा सुतकांगे डोर, क्या है, इसके अलावा है सुतकांगे डोर। अच्छा, कहां पर है ये है वर्तमान में बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहां पर है? बलूचिस्तान है आपके पाकिस्तान में। अच्छा, सुतकांगे डोर के बारे में अगर बात की जाए तो याद रखिएगा जो सुतकांगे डोर है ये आप उस समय का पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह था। क्या था? पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह जो है ये था, ये याद रखना, ठीक है। और ये सिंधु सभ्यता की सबसे पश्चिमी बस्ती, सिंधु सभ्यता की सबसे पश्चिमी बस्ती यही थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्या? सुतकांगे डोर, ठीक। अच्छा, इसके अलावा आपका क्या है? इसके अलावा एक है कुणाल। ये कहां पर है? ये भी वर्तमान में हिसार जो जगह है हरियाणा की, यहां पर है, ये आपको याद रखना है। एक आपको जगह मिलेगी कुंतसी। कौन सी? कुंतसी। ये क्या है? ये है गुजरात में, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, कुंतसी क्यों फेमस है लिख लो ताकि एग्जाम में आ जाए तो कर पाओ। जो कुंतसी है ये तांबे की चूड़ियों के लिए, तांबे की चूड़ियों के लिए ये है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा एक है आलमगीरपुर, ठीक। और ये कहां है? ये है आपके मेरठ, यूपी में। और ये क्या है? तो याद रखिएगा ये है सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी स्तर या सबसे पूर्वी बस्ती, सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी बस्ती, ठीक। तो ये याद रखना, समझ में आया? आलमगीरपुर। अच्छा, आलमगीरपुर देखो पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी सब मैंने आपको बता दी है, और ये पूछेगा ही पूछेगा। इसके अलावा एक और बस्ती रह गई जो आपकी, जो जाननी जरूरी है। क्यों जाननी जरूरी है? क्योंकि धान के साक्ष्य वहां से मिले हैं, और वो कौन सी है? वो हो जाएगी आपकी रंगपुर। कौन सी? ये हो जाएगी आपकी रंगपुर, ये याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, कौन सी? रंगपुर। रंगपुर कहां पर है? तो याद रखिएगा वर्तमान में गुजरात में है। ये वर्तमान में जो गुजरात है वहां पर है ये याद रखिएगा। और मैंने अभी अभी क्या कहा, क्यों? क्योंकि ये धान के लिए प्रसिद्ध है, मतलब धान के साक्ष्य यहां से मिले हैं, धान के साक्ष्य जो है यहां से देखने को मिले हैं। बहुत सी बस्तियां मैंने बताई हैं जिनमें धान के साक्ष्य देखने को मिले हैं। कौन कौन सी बस्तियां हैं जहां से धान के साक्ष्य देखने को मिले हैं, ये बात आपको याद रखनी, ठीक। अच्छा, आगे। अच्छा, एक बात और, सिंधु सभ्यता आपका हुआ। अब सिंधु सभ्यता में कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता में व्यापार होता था, वो हमने अपनी थोड़ी देर इससे पहले वाली क्लास में देखा था, ठीक है। क्योंकि व्यापार होता है तो कहां से क्या मंगाया जाता है ये जरूरी है, और ये आपके एग्जाम में आ ही जाता है। मोस्टली अफगानिस्तान का पूछ लेता है, तो हम क्या करेंगे, हम सब लिख लेंगे। जैसे जैसे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में अगर देखें, जैसे वस्तु, ठीक, और आयात क्षेत्र, वस्तु और आयात क्षेत्र, ठीक है। इनमें सबसे पहला क्या है? स्वर्ण। ये कहां से इसमें आयात होता था? तो याद रखिएगा ये आयात होता था कोलार। कहां से? ये जो है ये होता था कोलार क्षेत्र से, ठीक। केजीएफ वाला जो क्षेत्र है कोलार, वही, ठीक है। स्वर्ण हो गया। स्वर्ण के अलावा और क्या जो है आयातित होता था? वो था आपका चांदी। ये कहां से? ये अफगानिस्तान और ईरान।
अच्छा, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है तांबा। तांबा क्या है? तांबा है खेतड़ी। राजस्थान। क्या है? खेतड़ी, राजस्थान। इसके अलावा एक है आपका टिन। ये कहां से आयातित होता था? याद रखिएगा, ये आयातित होता था अफगानिस्तान से। कहां से? अफगानिस्तान से। इसके अलावा एक और है आपका, और वो क्या? वो है लाजबर्थ। क्या चीज? लाजबर्थ। ये कहां से होती थी? ये बदख्श खान। बदख्श, बदख्श यार कैसे लिखा जाएगा? बदख्श। अच्छा, बदख्श खान। ये कहां पर है? ये भी है अफगानिस्तान में। ठीक है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है आपका सीप। ये कहां से आता था? ये आता था सौराष्ट्र, गुजरात से। थोड़ी देर पहले हमने सौराष्ट्र में कौन सा स्थल था वो देखा था ना, याद रखना। अच्छा, अब कुछ प्रतीकों की बात कर ली जाए। किसकी? अब कुछ प्रतीकों की बात कर ली जाए। जैसे जैसे स्वास्तिक जो प्रतीक है ये बहुत पुराना है, हमारे पास सिंधु सभ्यता के समय का। ठीक है, तो जो स्वास्तिक है ये कहां इस्तेमाल, कब का है? तो याद रखिए, स्वास्तिक सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। हिस्सा रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है। शब्द अपनाने की प्रक्रिया, हड़प्पा स्थल, हड़प्पा में प्रचलित थी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जलाने की, मोहनजोदड़ो में प्रचलित थी। जलाते कहां थे? मोहनजोदड़ो में, दफनाते थे हड़प्पा में। और जो स्वास्तिक है ये सिंधु सभ्यता से भारतीय संस्कृति का प्रतीक रहा है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। जो सिंधु सभ्यता है इसका पतन, इसका ह्रास क्यों हुआ? कोई कारण? इसके दो कारण जो अलग अलग लोगों ने दिए। पूछेगा अच्छी बात है, नहीं पूछेगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, फिर भी मैं करा रहा हूं, याद रखिएगा। कौन सा वह व्यक्ति था जिसने ये कहा था कि इसका जो हाथ है बाढ़ व भूकंप के कारण हुआ है? बाढ़ व भूकंप के कारण हुआ है। ये कौन थे? ये याद रखिएगा, इनमें से एक थे राइक और एक थे M.R. साहनी। ठीक। इसमें कुछ मानते थे बाह्य आक्रमण, मतलब ये कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ था और उसके बाद ये सभ्यता समाप्त हो गई। ये कौन है? ये है मोरिटाइम व्हीलर। कौन? मोरिटाइम व्हीलर। इसके अलावा गार्डन चाइल्ड्स, हाँ गार्डन चाइल्ड। ठीक। अच्छा, इसके अलावा एक और थे, वो थे स्टुअर्ट पिंगट। पिंगट महोदय वही हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा बहने कहा है ना, जुड़वा नगरी, जुड़वा राजधानी। किसने? स्टुअर्ट पिंगट ने। किसने कहा है? स्टुअर्ट पिंगट ने, याद रखना। ठीक। अच्छा, यहां क्या खत्म हो गया? यहां खत्म हो गया आपका सिंधु सभ्यता। आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे
अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें।